हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम ग्रामर सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपका जो भी हिंदी का टीजीटी एग्ज़ाम है उसके लिए यूज़फुल रहेगा। देखिए, आपका एलटीआर आए या फोर्थ आरएसटी आए या फिर जो भी एग्ज़ाम आपका आता है एसएसबी टीजीटी आए, उसमें ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ग्रामर से जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्ज़ाम के लिए ये आज का वीडियो जो है यूज़फुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, उच्चारण शब्द जो है इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। अभी अभी इससे पहले का क्लास जो भी किए हैं आप लोग, वो अगर आप लोग समझे हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ पर व्यंजन संधि पढ़े थे और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है व्यंजन संधि से ही है। तो देखिए, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या है आपसे पूछा गया है। ऊंचा जोड़ चरण, उच्च जोड़ चारण, उच्च जोड़ चारण, उत्त जोड़ चारण। तो देखिए, अगर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सही ऑप्शन जो है वो डी होगा। उत्त जोड़ चारण होगा उच्चारण। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और व्यंजन संधि हम उसको बोलेंगे जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो वो व्यंजन संधि कहलाता है। और यहाँ पर उत्त जो उच्चारण होगा उच्चारण। यहाँ पर त जो है इसका परिवर्तन च में हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है कि करण कारक का उदाहरण इनमें से कौन सा वाक्य में करण कारक का उदाहरण है। तो देखिए, पहला ऑप्शन, राजा ने भिखारी को दान दिया, बच्चा पतंग उड़ाता है, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, खान से हीरे निकलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन जो इसका अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। आपका देखिए क्वेश्चन था यहाँ पर कि करण कारक कौन सा है वो आपको बताना है। करण यानी कि माध्यम। तो यहाँ पर जो दिया है बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, तो किसके माध्यम से मेज बनाता है? लकड़ी के माध्यम से। या उसका साधन क्या है यहाँ पर? ठीक है, वो किस साधन से मेज बनाता है? तो लकड़ी से मेज बनाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। ये सी ऑप्शन में जो दिया है बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, ये आपका करण कारक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो आपको बताना है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। यह देखिए, ऑप्शन ए में दिया है ट ठ, बी में दिया है ड ढ जिसके नीचे में बिंदी है ड ढ, सी में दिया है ज फ और डी में दिया है ढ ण। तो अगर आप देखिएगा आपका उत्क्षिप्त व्यंजन जो है बी ऑप्शन आपका सही है। ड ढ जो होता है वो उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुस्वार को कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार को कहते हैं। अनुस्वार को क्या कहते हैं? अयोगवा, विसर्ग, अनुनासिक, उपयुक्त उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप देखिएगा ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, अनुस्वार को क्या कहते हैं यहाँ पर पूछा गया है, तो ये अयोगवा के अंतर्गत जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है इसका ए ऑप्शन सही है। अनुस्वार जो है, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा के अंतर्गत रखा गया है, तो अनुस्वार को कहते हैं अयोगवा। 4 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, द्रौपदी का चीर होना ये मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या है? बढ़ा चढ़ाकर कहना, अत्यधिक विस्तृत होना, दृढ़ संकल्प लेना, तुच्छ होना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, द्रौपदी का चीर होना दिया गया है आपका वाक्य, और ये क्या है? एक मुहावरा है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, अत्यधिक विस्तृत होना। द्रौपदी का चीर होने का मतलब है अत्यधिक विस्तृत होना। द्रौपदी जो है उसका चीरहरण हुआ था, लेकिन उस समय उसका वस्त्र जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया था। उस हिसाब से यहाँ पर दिया है अत्यधिक विस्तृत होना होगा द्रौपदी का चीर होना का अर्थ। और द्रौपदी का चीर होना जो है ये एक मुहावरा है, ये याद रखिए। कभी कभी सेंटेंस देके आपसे पूछ सकता है ये मुहावरा है या लोकोक्ति। क्वेश्चन नंबर 6, सेना का पर्यायवाची है। यहाँ पर देखिए कटक, घटक, तारक, दक्षक। आप अगर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है सेना, इसका पर्यायवाची जो है कटक होगा। 6 का ए ऑप्शन सही है, सेना का पर्यायवाची शब्द जो है कटक है।
क्वेश्चन नंबर 7, वर्ण वो का उच्चारण स्थान है। ओष्ठ, ओष्ठ कंठ, दंत ओष्ठ, कंठ तालु। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो जो है वो ये किसके अंतर्गत आएगा। तो आप लोग याद रखिए, य र ल वो। ठीक है, ये य र ल वो जो है इनमें से एक है वो। ठीक है, य र ल वो क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन है ये। और ये अंतस्थ व्यंजन य र ल वो का जो वो है, इसका अगर उच्चारण स्थान आप देखिएगा तो ये हो जाएगा दंत और ओष्ठ। वो जो है दंत और ओष्ठ होगा। 7 का आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है। यहाँ पर व्यंजन संधि में अभी अभी मैं आप लोगों को समझाई कि जब भी स्वर के बाद में को छ आता है, ठीक है, स्वर के बाद में जब छ आएगा तो वो छ जो है, ये जो छ आता है जब स्वर के बाद में, ये छ जो है परिवर्तित हो जाएगा किसमें, आधा च में छ, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर तरु छाया जो दिया है, तरु यानी कि र में क्या ऊ लगा हुआ है, तो ऊ के साथ जब छ का मेल हुआ तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वह आधा च में छ जो है इसमें परिवर्तित होगा। तो इस हिसाब से आपका जो शुद्ध वर्तनी जो है आपका ए ऑप्शन सही है। मैं इसलिए आप लोगों को बोली थी कि अगर आप संधि को अच्छे से समझते हैं, आपसे बहुत आपका बहुत हद तक जो आपका शब्दकोश है ना, आप कितना शब्दों को जानते हैं, जानकारी रखते हैं, वो आपका और भी आगे बढ़ेगा, और भी ज़्यादा शब्दों की जानकारी आपको मिलेगी। तो इस हिसाब से आप याद रखिए, तरु छाया जो है ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। आप इसको अलग करके भी लिख सकते हैं तरु छाया को। और तरु छाया का सही शुद्ध वर्तनी अगर देखिएगा आधा च में छ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए, तत्सम होता है संस्कृत के समान शब्द। तद्भव होता है जो मतलब जो संस्कृत से उद्भव हो, मतलब संस्कृत से बना होगा लेकिन उसमें कुछ परिवर्तित होकर होगा, जो हमारा तद्भव होता है, हिंदी के साथ जो समान होता है, जो संस्कृत नहीं होगा। तत्सम का मतलब संस्कृत होगा, तद्भव मतलब उससे उद्भव जो शब्द होगा वो होगा तद्भव। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, समुद्र, शांति, ताप, काज। आप अगर देखिएगा यहाँ पर जो काज दिया गया है ये आपका सही ऑप्शन होगा। ये आपका तद्भव रूप है शब्द का। काज जो है कार्य का होगा काज, और ये काज जो है तद्भव रूप है, कार्य जो है आपका तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 10, आवाहन का विलोम शब्द है। आवाहन का आपको विलोम शब्द बताना है। आवाहन का विलोम शब्द अगर आप देखिएगा यहाँ दिया अवरोह, अनुवर, विसर्जन, अनाहर। तो आवाहन का जो विलोम शब्द होगा वो आपका हो जाएगा विसर्जन होगा। ये विसर्जन से शायद इस बार प्राचीन का शायद आया था, विलोम आया था। तो विसर्जन याद रखिए, आवाहन का विलोम शब्द जो है विसर्जन होगा। 10 का आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में बुराइयों शब्द है, बुराइयों जो दिया है ये कैसा शब्द है, ये समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जो आप ये जो संज्ञा दिया है डी ऑप्शन में ये आपका जातिवाचक होगा। ठीक है, तो याद रखिए ये जो बुराइयों से सदैव दूर रहिए दिया है ये आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ये आप याद रखिए, ये जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा। आपका डी ऑप्शन जो है अधूरा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी में होगा जातिवाचक। तो बुराइयों से सदैव दूर रहिए जो सेंटेंस दिया है, इसमें जो बुराइयों शब्द जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, हम बड़ों का आदर करते हैं। इस वाक्य का प्रकार है आज्ञार्थक, निश्चयार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पर आज्ञा नहीं है, इच्छा नहीं है, संकेत भी नहीं है, ये निश्चयार्थक है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से बोला गया हम बड़ों का आदर करते हैं, करना चाहिए नहीं, हम बड़ों का आदर करते हैं दिया है। 12 का आपका बी ऑप्शन जो है ये आपका सही होगा, निश्चयार्थक के अंतर्गत जाएगा कि हम बड़ों का आदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपसे पूछा है। 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर दिया है जनता, आँख, आंसू, बाल। तो यहाँ
जनता जो दिया है ये आपका सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द है, तो आपका 13 का जो है ए ऑप्शन सही है। यहाँ पूछा गया है कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, और जनता जो है सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, आपको बताना है इसमें से स्त्रीलिंग शब्द क्या है। देखिए स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, और यहाँ पर अगर ऑप्शन आप देखिएगा, संविधान, प्रवेश, परिवहन, गवेषणा दिया है, तो यहाँ सही ऑप्शन गवेषणा होगा। आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत जाएगा गवेषणा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। मैं अच्छा, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, ये एक सेंटेंस दिया है। ठीक है, इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। इसको क्या कीजिएगा, आपका यहाँ जो ये जो दिया है इसको काट दीजिए। आपको बस बताना है ये वाक्य जो है ये किस तरह का वाक्य है। ठीक है, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, ये जो वाक्य है ये किस तरह का वाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य। तो देखिए अगर आप ये क्वेश्चन देखिएगा जिसमें दिया गया है कि वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, सिर्फ इतना अगर दे क्वेश्चन में, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस वाक्य के अंतर्गत जाएगा, तो ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत जाएगा। याद रखिए ये जो है मिश्र वाक्य के अंतर्गत जाएगा। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, ये मिश्र वाक्य का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, पवन शब्द में संधि है, गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। यहाँ पर दिया है देखिए, अयादि संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा अयादि संधि के अंतर्गत जाएगा पवन। आपको कमेंट में संधि विच्छेद करके बताना है कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, स्वर संधि का एक उदाहरण है पवन, और पवन जो है अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द जो है उपसर्ग रहित है। विज्ञान, अधिवक्ता, प्राचार्य, छात्र। अगर आप देखिएगा ये क्वेश्चन जो है इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी होगा, क्योंकि इसी में जो है उपसर्ग नहीं है, छात्र शब्द में उपसर्ग नहीं है, बाकी सारा में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया कौन सा है आपको बताना है। पढ़ना, हंसना, लिखना, खाना। अब देखिए, अब अगर इसमें सवाल कीजिएगा पढ़ना क्या पढ़ना, तो आपका जवाब मिलेगा। लिखना क्या लिखना, जवाब मिलेगा। खाना क्या खाना, जवाब मिलेगा। लेकिन हंसना जो है इसमें जवाब नहीं मिलेगा। तो यही हंसना जो है अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हंसना जो है अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियाँ हैं, तो क वर्ग की सभी ध्वनियाँ हैं वो क्या है पूछा गया आपसे। अनुनासिक, अनुनासिक तो अनुनासिक, अल्प प्राण, कंठीय, अघोष। तो ये जो क्वेश्चन जो दिया है 19 नंबर क्वेश्चन, ये 19 नंबर क्वेश्चन का याद रखिए, जो है कंठीय के अंतर्गत जाएगा। जो क वर्ग का सभी ध्वनि जो है ये कंठीय के अंतर्गत जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। हिंदी व्यंजन में क वर्ग की सभी ध्वनियाँ जो है कंठीय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20, अनुपस्थिति में उपसर्ग है। अब अनुपस्थिति में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। अनु, अन, आ, अनुप। अगर आप देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया है अनुपस्थिति शब्द, तो इसमें उपसर्ग जो होगा वो अन होगा। अन जोड़ उपस्थिति होता है अनुपस्थिति। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन जो है 20 का आपका बी ऑप्शन सही है। अनुपस्थिति में जो उपसर्ग है वो अन उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 21, सही कथन युक्त का चयन कीजिए। मतलब यहाँ सही कथन युक्त का चयन कीजिए, यहाँ सेंटेंस दिया है, मतलब एक वाक्य देकर वाक्य भेद भी दिया गया है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, गीता खा रही है और नाच रही है संयुक्त वाक्य है, तो यहाँ पर जो दिया गया है कि गीता खा रही है और नाच रही है ये संयुक्त वाक्य है, ये आपका ऑप्शन सही है। लेकिन आगे भी देखिए, कठोर बनकर भी सहृदय बनो सरल वाक्य, ये भी तो सही है कि कठोर बनकर भी सहृदय बनो, ये सरल वाक्य, ये सेंटेंस भी आपका सही है। जिसने टोपी पहन रखी थी वो बाबू कहाँ गया,
ये मिश्र वाक्य। देखिए ये तीनों को अगर आप देखिएगा आपका तीनों ही सही है, क्योंकि यहाँ देखिए कठोर बनकर भी सहृदय बनो, ये जो उदाहरण है ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण ही है। जिसने टोपी पहन रखी थी वो बाबू कहाँ गया, ये मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें वह और जिसने का इस्तेमाल है। और उसके साथ साथ अगर आप देखिएगा यहाँ जो दिया है कि गीता खा रही है और नाच रही है, ये संयुक्त वाक्य है, ये भी सही है। इसमें और दिया है और दो उपवाक्य है और दोनों ही प्रधान उपवाक्य है, दोनों का महत्व है। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा आपका जो सही ऑप्शन जो इसमें से होगा, उपयुक्त सभी सही है, ये आपका सही आंसर है इसमें, क्योंकि तीनों ऑप्शन में जो वाक्य भेद दिया है और वेद का नाम, वाक्य वेद का नाम जो दिया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, अंकुर का पर्याय है। अंकुर शब्द का पर्याय आपसे पूछा गया है। नवोवित, अंकवार, अवयव, अंगार, धानिका। अगर आप 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ये ऑप्शन सही है। नवोवित जो दिया है ये अंकुर का पर्याय ही है। 22 का ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23, वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। अच्छा, वह जो दिया है ये सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निश्चय निश्चय वाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष। तो देखिए वह जो होता है ये अन्य पुरुष के अंतर्गत जाता है, तो इसलिए आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया है ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। वह जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत जाएगा। तो इतना ही था आपका ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस, 23 क्वेश्चंस था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको ओस्टेट या आरएसटी के लिए क्लास ज्वाइन करना है तो आप लोगों को कमेंट में जो नंबर मिलेगा उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी तक आरएसटी के लिए हम प्रिपरेशन कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे आपका मान लीजिए पहले जो पोस्ट आता है उसके लिए भी आप जैसे तैयार रहें, उस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो भी आपका है एलटीआर हो या एसएसबी का टीजीटी हो, टीजीटी हिंदी हो, तो उसमें भी क्या होगा आपका सिलेबस जो है लगभग सेम ही रहेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आप लोग जब सिलेबस आपके पास में आए, मान लीजिए आरएसटी से पहले अगर एलटीआर का या एसएसबी टीजीटी का भी आता है, तब भी आपके लिए अभी जो क्लास चल रही है वो जैसे यूज़फुल रहे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। कुछ भी हो, अगर आप लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं तो मन लगा कर पढ़िए, ताकि कोई भी चीज़ जो है जब आप लेकर बैठते हैं उसको एक ही दिन में कंप्लीट कीजिए। अभी अगर आपके पास कोई डाउट है उसको सॉल्व करके आगे बढ़िए, तभी क्या होता है कि हमारा एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आता है हम आंसर बना सकते हैं।